नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जन सुराज अभियान के कारण क्या सही में बिहार के राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है? कुछ यूट्यूब चैनलों में, कुछ मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों की खबरें आई। एक यूट्यूब चैनल ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष के एक पत्र को दिखाते हुए यह दावा किया कि इस पत्र में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सदस्यों को आगाह किया है कि जो लोग जनसुराज दल से जुड़ेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी को आधार मानते हुए समाचार माध्यमों में, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बात की चर्चा हुई कि क्या राष्ट्रीय जनता दल वास्तव में डर गई है। तकरीबन एक सप्ताह पहले मैंने जनसुराज अभियान के संबंध में एक दो बातें कही थी और ये बताया था कि किसी भी भूभाग में, चाहे वो राज्य हो या देश हो, और हम लोग चूंकि बिहार सेंट्रिक बात कर रहे हैं, तो हमने 1920 से लेकर इस राज्य में भी तक जितने जन आंदोलन हुए, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल हुए मूवमेंट, उसकी चर्चा की थी और बताया था कि हर राजनीतिक बड़े परिवर्तन के पहले कोई न कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन होता है। मैंने जनेऊ मूवमेंट से लेकर जनेऊ तोड़ो मूवमेंट तक और जयप्रकाश जी के टोटल रेवोल्यूशन से लेकर और सोशलिस्ट मूवमेंट की चर्चा की थी। आज हम लोग कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं और आपसे इस विषय में ये बताएंगे कि सही में अगर जनसुराज अभियान से, अगर जनसुराज जो चुनाव लड़ेगी उससे सबसे ज़्यादा नुकसान क्या सही में आरजेडी को होने वाला है। वैसे सभी दलों को नुकसान होगा। आइए इस पर पहले जनसुराज के कुछ संगठन की चर्चा करते हैं, उसके फैक्ट्स पर बात करते हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। कुछ दिन पहले तक जो राजनीतिक दल, जो राजनेता जो स्टीरियोटाइप बयान देते थे कि ये सब हवा हवाई है, अब मैंने अपने उस वीडियो में कहा था, उस नीचे में आप जाकर देख सकते हैं हमारे आर्काइव में, बताया था कि प्रशांत किशोर हैज बिकम ए पॉलिटिकल फोर्स टू रिकॉन विथ। अब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके वेबसाइट से जो आंकड़े बता रहे हैं, इनकी यात्रा 629 दिन हो गई है, 2637 ग्रामों की यात्रा हो गई है, लगभग 1284 पंचायत, लगभग 8500 पंचायत है इस राज्य में, और 225 ब्लॉक, लगभग 500 ब्लॉक, 550 ब्लॉक है। ये सिर्फ पदयात्रा नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ कंसोलिडेशन का भी काम हो रहा है। पदयात्रा के साथ साथ साइमल्टेनियसली और कई बार पूरे स्टेट लेवल पर इन्होंने एक यूथ क्लब बनाया। और यूथ क्लब, इनके आधिकारिक वेबसाइट को जब देखिएगा तो उसका उद्देश्य लड़कों को, यंग लड़कों को जिनको इंटरेस्ट है राजनीति में, और हमेशा याद रखिए कि एक बहुत बड़े दार्शनिक ने बताया था कि अगर पढ़े लिखे लोग, यंग लोग, जागरूक लोग, शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आते हैं तो फिर आप रेस्ट एश्योर रहिए कि प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होगा। ये प्लूटो नामक एक महान दार्शनिक ने इस बात को कही थी। तो ये यूथ क्लब बना रहे हैं कि एक पूरा नया खेप, नए जनरेशन के बच्चों को, जिनको इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के साथ साथ वो राजनीतिक, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर वो जागरूक हों, को बिल्कुल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो आंकड़े इनके वेबसाइट से मैंने लिए हैं उस हिसाब से लगभग 20,000 यूथ क्लब इन्होंने बना लिया है, जो आंकड़े इनके वेबसाइट पर है।
जो लगभग 3743 पंचायत में फैले हुए हैं। जन स्वराज का वेबसाइट बताता है कि लगभग 1 करोड़ सदस्य इन्होंने बनाए हैं और 1 लाख डिजिटल योद्धा। ये एक बहुत बड़ा फोर्स है। याद रखिए कि मैंने एक बार कहा था कि अब इलेक्शन सिर्फ नारों और कैंपेन पर नहीं चलेगा, इससे उठकर एक मैनेजमेंट का और एक डिजिटल कैंपेन और नैरेटिव्स का भी रूप लेता जा रहा है। कोर इश्यूज को पकड़ने के लिए डिजिटल माध्यम आज की तारीख में बहुत बड़ा फोर्स है। और आप सब लोग को पता है, अब तो आंकड़े भी आते हैं कि मेन मीडिया से ज्यादा आउटरीच यूट्यूबर्स की है। इस देश में लगभग 104 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80 से 82 करोड़ स्मार्टफोन हैं जो डेटा पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो इन्होंने करीब 20,000 यूथ क्लब बनाए हैं और लगभग 1 लाख डिजिटल योद्धा बनाए। डिजिटल योद्धा का कॉन्सेप्ट इनका है कि जो बच्चे, जो लड़के या जो सदस्य इसमें बनेंगे, बच्चे ही नहीं है सिर्फ, जो डिजिटली कितना उनको एम्पावर किया जा सकता है। तो बैकअप में इनकी एक पूरी टीम है जो उसको एम्पावर करता है, उसको ट्रेनिंग देता है। इसके अतिरिक्त लगभग 5,000 से अधिक जन स्वराज वाहिनी बनी है। मतलब एक तरह से फोर्स है जो इस पूरे कैंपेन में बैकएंड में बहुत सारा काम करता है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी सेल है और 12 लाख जन स्वराज के पदाधिकारी, एक बहुत बड़ा फोर्स, याद रखिए। इसकी तुलना हम बिहार के खास करके 2 राजनीतिक दल से भी करेंगे, जदयू और आरजेडी से, कि कितना गैप है। ये कुछ फिगर्स हमने आपके साथ रखे हैं और इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी जब बनेगी तो सबसे ज्यादा कठिनाई आरजेडी को होने वाली है। आर्थिक गणना जो हुआ, जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ, उसके अनुसार इस राज्य में मासिक 6,000 रुपया तक कमाने वाले लोगों की संख्या, परिवार की संख्या लगभग 34.13% है। अंक में यह लगभग 94 लाख, 94.5 लाख है। 6,000 से 10,000 तक कमाने वाले की संख्या यह 81 लाख के आसपास है, जो 29.61% होता है। अगर ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये लगभग 63% के आसपास होता है, 63-64% के आसपास। आप मान करके चलिए कि ये दोनों फिगर गरीब तबके के लोग हैं जो आरजेडी के कोर, आरजेडी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोर वोटर हम नहीं बोलेंगे, आरजेडी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है, उनका आधार वोट है। इसके अलावा अगर कास्ट की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो जनगणना, जो आर्थिक गणना हुआ है, उसमें लगभग 17-18% मुस्लिमों की आबादी है। अब ये जो आर्थिक मुद्दे पर गरीबी का इशू है, तो प्रशांत किशोर इस पूरे ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और अपने सभी भाषणों में ये बताते हैं कि इस देश में जो आर्थिक बदहाली है, और ये बिल्कुल सब लोग जानता है, मतलब 30,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय है, तो उसको अगर आप पूरे आबादी से कैलकुलेट कीजिएगा तो तकरीबन मतलब 100 रुपया भी लोग नहीं कमा पाते हैं। लगभग कहीं 36% से 37% गरीबी रेखा के नीचे बता रहा है, कहीं 50% बता रहा है। बाहर जो भी हो, तो अधिकांश लोगों की स्थिति बहुत खराब है और उसी को ये एड्रेस कर रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में एक लोकोक्ति सुनी थी, बहुत पुरानी लोकोक्ति है, मगही में, उसको बोलता है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख न दान। इसका मतलब हुआ कि खेती सर्वोत्तम होता है, उत्तम खेती,
मध्यम बान व्यापार उसके बाद होता है, निषिद्ध चाकरी उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आप नौकरी कर लीजिए, और भीख सबसे खराब होता है। तो चूंकि वो एग्रेरियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में जब चीजें ऐसे नहीं हुई थी उस वक्त कहा गया था, लेकिन बाय एंड लार्ज इसको आप ऐसा समझिए। प्रशांत किशोर ने इसी को पकड़ा और उन्होंने कहा कि ये अब इस पर अब कोई बहस हो ही नहीं सकता है। आप कहीं भी बैठ करके इसका कल्पना कर सकते हैं और इस पर बात कर सकते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी राज्य से पलायन करती है, और उसमें पलायन करने वाले में सिर्फ गरीब तबके के लोग ही नहीं हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो थोड़े अच्छे इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, तो वो कहीं व्यापार करने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं। अगर आपको आईटी सेक्टर या कहीं और नौकरी लग गई तो वो भी आप दूसरे स्टेट में सेटल कर जाता है। एक्स आर्मी मैन जो लोग हैं वो अधिकांश लोग दूसरे स्टेट में सेटल कर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ माइग्रेशन का, और उसके पीछे ये आर्थिक बदहाली और बाकी सोसाइटल फैक्टर्स है, वो एक अलग इशू है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और कहा कि गरीबी को दूर करने का 3 ही उपाय है। पहली है शिक्षा। इस बात से कौन इनकार करेगा कि विगत 15 साल, 20 साल, 25 साल में सिस्टमेटिक और ग्रेजुअल स्टेट ओन्ड एजुकेशन को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, और इसमें सभी लोग दोषी हैं। एक परिकल्पना और एक सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जनता मूर्ख रहेगी तभी मूर्ख लोग शासन करेंगे। बहरहाल वो एक अलग इशू है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन अप टू हायर एजुकेशन को बिहार में बर्बाद कर दिया, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। और ये आप जो हर एक शहरों में, कस्बों में जो प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भरमार देखते हैं, वह सरकारी शिक्षा व्यवस्था के कब्र पर उगी हुई जहरीली घास है जो समाज को दूषित कर रहा है। बहरहाल तो इन्होंने कहा कि गरीबी को दूर करने के लिए पहला उपाय है शिक्षा। अच्छी शिक्षा से ये गरीब तबका महरूम है। दूसरा उपाय हो सकता है कि नौकरी। अब लाख राजनीतिक लोग बात कर लें, 2% से ज्यादा तो नौकरी आप दे नहीं सकते अभी तक, 2 से 3%। वो संभव ही नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ लोग यहां पर अनएम्प्लॉयड हैं इस राज्य में। वो संभव ही नहीं। अगर वो 1.5 करोड़ को सरकारी नौकरी दे दीजिएगा तो सारा बजट ही चला जाएगा, उसमें उससे भी नहीं पार लगेगा। तो दूसरा उपाय है कि उसको नौकरी लग जाए, उसमें भी समस्या। और तीसरा है कि उसको पूंजी मिल जाए तो वो व्यापार कर ले, या फिर खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए और खेती प्रॉफिटेबल हो जाए। उन्होंने इसी की चर्चा की है। एजुकेशन की चर्चा की, उसके बाद कहा कि हम रोजगार के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं होकर के आपको पूंजी देंगे और आप व्यापार करिए छोटा मोटा। और इस बात में फैक्ट भी है, 10-20 हजार रुपया, 30 हजार रुपया अगर ठीक से मिल जाए किसी को पूंजी तो छोटे मोटे रोजगार तो हो ही सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि भाई जिस चीज पर आप वोट देते हो तो आपको मिल ही रहा है। अगर आपने राम मंदिर पर वोट दिया तो राम मंदिर बन गया। अगर आपने जात पर वोट दिया तो आपके जात के लोग बन रहे हैं। अगर आपने 5 किलो अनाज पर वोट दिया तो 5 किलो अनाज मिल रहा है आपको। इन सारे कोर इश्यूज को जो एड्रेस कर रहे हैं तो वैसे सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि 63% जो ये पॉपुलेशन का चंक है, यह सीधे अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें मुस्लिम भी है और दूसरे जातियों के भी लोग हैं। तो ये जो 6,000 मतलब 0 से 10,000 रुपया प्रति माह कमाने वाले जो परिवार हैं, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो पूरी आबादी का ये 63% हो जाता है। एक बहुत बड़ा चंक है। और कोइंसिडेंटली राष्ट्रीय जनता दल का आधार वोट इसी में से, मुस्लिम का तो बाय एंड लार्ज आप 90-95% मान लीजिए, और बाकी पिछड़ों में भी चूंकि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय का वो आंदोलन चलाए, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 90 के बाद सामाजिक आंदोलन के कारण आज इस राज्य में जो अभी वंचित वर्ग है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से या खास करके जाति दृष्टिकोण से, उसको आवाज मिली
और वो एक राजनीतिक दल के रूप में आज जो अति पिछड़ा में जो ये आवाज वोकल हुआ है, दलितों में आवाज वोकल हुआ है, यह देन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी को जाती है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इनका जो आधार वोट है, ये 63% को अगर एड्रेस कर दिया जनसुराज, तो आप समझ लीजिए कि आरजेडी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और इसीलिए ये बातें कही जा रही है। और मैं आरजेडी के अध्यक्ष के पत्र के ऑथेंटिसिटी को सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि वो फैक्ट है या नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि वो सही ही होगा। और अगर है भी तो कोई उसमें कोई बहुत मतलब चौंकाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय दल सभी चीजों में कैसे कितने पीछे हैं। मैं जनसुराज के वेबसाइट को देख रहा था और मतलब ये मैं ऐसा नहीं करूंगा किसी दल का वेबसाइट बहुत अच्छा है तो बड़ा अच्छा दल है, लेकिन मैंने कहा ना कि अब इलेक्शन और पॉलिटिक्स नारों से, विचारधारा से, आइडियलिज्म से, कैंपेन से आगे निकल गया है। और इंटरनेट, डिजिटल मोड आज के तारीख में सच्चाई है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं जनता दल यूनाइटेड का, ये स्क्रीन पर है जनता दल यूनाइटेड का इतिहास। एक जगह सिर्फ हल्का सा जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा की गई है और बाकी इनका पूरा वेबसाइट नीतीश कुमार जी के तस्वीर, उनकी कथित उपलब्धियों से भरा पड़ा है। वो जो पर्सनालिटी कल्ट है, व्यक्ति पूजा वाला जो चीज है। अगर कांटेक्ट में जाइएगा तो देखिएगा कि कांटेक्ट लिस्ट, कांटेक्ट मी का जो कांटेक्ट अस का जो बटन है उसको अगर आप दबाइएगा तो सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है, कोई उसमें न फोन नंबर है न कुछ है। उतना ही नहीं, जदयू जैसे पार्टी के वेबसाइट को अगर आप देखिएगा तो इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की सूची है, इसमें अभी भी जहानाबाद में चंद्रवंशी जी का नाम है, कटिहार से दुलार चंद गोस्वामी का नाम है, इस तरह का। इसका मतलब है कि ये जो फोकस है वो कहीं कोई मैच नहीं है। अगर इनके फिलॉसफी को, इनके लीडरशिप के कॉलम वगैरह को पढ़िएगा तो उसमें सिवाय नीतीश कुमार की प्रशंसा और उनके गुणगान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आरजेडी का भी वही हाल है। आरजेडी के वेबसाइट को उठा करके देखिए, लोकसभा में 4 सदस्य जीते हैं, इनका वेबसाइट उठा के देख लीजिए, कोई सूचना नहीं है। राज्यसभा से 1 सदस्य अफाक साहब हट गए, उनका चित्र अभी भी है। न्यूज और मीडिया कॉलम कुछ नहीं है। इनके आईटी सेल में जाकर के देखिएगा तो पता नहीं कुछ लोगों का नाम है, वो फंक्शनल है या नहीं है। यूथ आरजेडी के विंग, इनके कॉलम को खोलिएगा तो सिर्फ तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी की तस्वीर है। ये सब इनके कॉन्स्टिट्यूशन को के कॉलम को खोल करके देखिएगा तो उसमें कहीं किसी चीज की चर्चा नहीं है। ये सब हम आपसे क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं कि ये टोटल मिसमैच है। और ऐसा बड़ा स्वाभाविक होता है जब वन मैन शो होता है ना किसी चीज में, तो ये सारी चीजें छूट जाती है। मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं कि इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दल हो या कोई और संगठन हो, चाहे वो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, उसको वाइब्रेंट होना पड़ता है, उसको लाइव होना पड़ता है। समाजशास्त्र कहता है कि किसी भी संगठन में अगर नए रक्त, नई पीढ़ी नहीं आती है तो वह संगठन मृतप्राय होने लगता है। कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण क्या था? वह पार्टी जिसके नेतृत्व में आजादी का आंदोलन लड़ा गया, गांधी से लेकर नेहरू तक और एक समय सुभाष से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री तक, कितने लोग रहे। दुर्गति क्यों हो गई? क्योंकि यह मैसेज क्लियर हो गया, इस पार्टी में रैंक एंड फाइल ऊपर जाने के लिए गांधी परिवार का होना आवश्यक है। और इसलिए नए कलेवर, नए जनरेशन, नए रक्त
बंद हो गए। अब बिहारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देख लीजिए ना, इनका 3-3, 4-4 जो प्रदेश अध्यक्ष है सब गायब हो गए। अनिल शर्मा छोड़ के चले गए दूसरे पार्टी में, शायद बीजेपी में चले गए। अशोक चौधरी जी एक जमाने में कांग्रेस जन चिल्लाते रहते थे, जदयू के आज महान नेता हैं। अखिलेश सिंह आरजेडी में थे पहले। तो मतलब वो नए कलेवर, नए जनरेशन और एक नई पीढ़ी की, अगर नई पीढ़ी आती भी है तो उन्हीं के बाल बच्चे हैं। तो ये जब भी होता है किसी संगठन में, तो उस संगठन का वाइब्रेंस खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे उसका आधार खिसकने लगता है। ये सब जगह है। अगर आरजेडी के पूरे स्टेट लीडरशिप को आप देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बाय एंड लार्ज कुछ अपवाद को छोड़ करके नए रक्त प्रवाह की कमी है। स्टेट लेवल पे जो लीडरशिप है, मतलब मैं सबको सम्मान कर रहा हूं और सब लोग पुराने पुरोधा हैं, लेकिन जैसे क्रिकेट होता है ना, क्यों सचिन तेंदुलकर, क्यों धोनी, क्यों रोहित शर्मा, क्यों विराट कोहली संन्यास लेता है? मैं संन्यास की बात यहां नहीं कर रहा हूं। इसलिए लेता है संन्यास की नई पीढ़ी, नए जनरेशन, नए रक्त, नए विचार को आगे बढ़ाइएगा। लीडरशिप एम्पावरमेंट अगर किसी ग्रुप में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा तो वाइब्रेंट नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं करेगा। अब ये जो अभी मैं 2 ही पार्टी की बात कर रहा हूं, चूंकि वीडियो में बहुत लंबा बात करना संभव नहीं है। बीजेपी में भी बाय एंड लार्ज वही स्थिति है। स्टेट बीजेपी का क्या हाल है? पहले संजय जायसवाल जी थे, उनके पिताजी भी आरजेडी से थे, अपने भी आरजेडी से थे। सम्राट चौधरी अध्यक्ष हैं, भी आरजेडी से ही थे। यहां भी एक नए कलेवर, नए जनरेशन, खास करके जो बिल्कुल जिसको राजनीतिक परिवार से अलग से लोग आ जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। इसमें भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद का वही हाल है। इसके ठीक उलट इस नब्ज को प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया है। जो नए उम्र के बच्चे हैं, नए उम्र के लड़के हैं, नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास वो थे परेशान, वो खोज रहे थे कि क्या विकल्प होगा। कोई विकल्प नहीं मिलता था। एक नोटा डाला गया तो नोटा तो कोई विकल्प है नहीं। और इन्होंने, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये हो जाएगा नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक आस जगा दी है कि यहां पर आप में अगर कैपेसिटी है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और लोग आ रहे हैं। जिन आंकड़ों की मैंने चर्चा की कि कोई व्यक्ति अगर लगभग आधा बिहार या 60% के आसपास बिहार पदयात्रा कर लिया है, इतने लोग, अगर 1 करोड़ सदस्य, और वो ऐसे सदस्य, सब राजनीतिक दल का वही बीमारी है। यहां भी सदस्यता अभियान चलता है। विधायक जी को दे दिया 10,000 टिकट, उनको दे दिया 20,000 टिकट, सदस्यता शुल्क 1 रुपया है, फर्जी नाम बना करके 20,000 रुपया जमा कर दिया, 1 लाख जमा कर दिया, हम इतना सदस्य बनाए। और ये हम आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। 34 साल सरकारी सेवा में रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के कारण कई चीजों से मेरा इनकाउंटर हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि धरातल पर गायब है। उसके ठीक उलट इन लोगों ने जा जा करके वो काम करना शुरू किया है। इसलिए मैं इस बात को लेकर लगातार जब चीजों को देख रहा हूं, जमीन पर जाके देख रहा हूं, चीजों को पढ़ रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं, जिस तरह के लोग जन सुराज में अब जुड़ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि राइट फ्रॉम यंगस्टर्स अप टू विलेज के जो लोग जागृत या जो लोग हैं, से लेकर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लेकर के रिटायर्ड प्रोफेसर से लेकर के और जो इंटेलिजेंसिया वर्ग है, लोग जुड़ना शुरू हुआ है। यह पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा सोशल फैब्रिक, वो अलग अलग, उसको अंग्रेजी में टेपेस्ट्री हम लोग बोलते हैं, अलग अलग, वो एक ऐसा टेपेस्ट्री है जिसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। और यही बेसिकली प्रजातंत्र की खूबसूरती भी होती है। मैं निष्कर्ष के तौर पर यही बता सकता हूं कि प्रशांत किशोर जी ने मुख्य रूप से 3 चीजों को पकड़ा, और ये जनता को बहुत प्रत्यक्ष तौर पर सीधे हिट करता है। पहला, शिक्षा। उनके वीडियोस को आप देखिए, उठाते हैं कि हाथ उठाइए कसम से कि कितने लोगों ने शिक्षा पर वोट दिया, तो बात तो सही है।
और जो शिक्षा की स्थिति है, सब लोग ये जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां से आपकी गुर्बती, आपकी बदहाली, आपकी गरीबी दूर हो सकती है। कोई एक लड़का किसी घर का क्वालिफाई कर जाता है, किसी भी अच्छे सर्विस में चला जाता है, नौकरी में, सरकारी नौकरी में आ जाता है, तो घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। और वो तभी हो गई जब वो शिक्षित होगा, और शिक्षित होने का रास्ता बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पढ़ा नहीं पाइएगा, और पढ़ा नहीं पाएगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। तो एक पूरा विशियस सर्किल बन गया है। तो इसको टच किया। दूसरा उन्होंने टच किया गरीबी को, कैसे गरीबी दूर होगी। और यह नारा नहीं दे रहा कि सबको नौकरी लगा देंगे। अब उन्होंने कहा कि हम तो आपको पूंजी देंगे, और ये दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिया जा सकता है, कोई बात। जितने उलूल जुलूल के खर्चे होते हैं उसको बंद करके किया जा सकता है। हमने इतने साल के नौकरी में अनुभव किया है, एक एक मिनिस्टर, एक एक आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं, एक एक 2-2 साल के अंदर अपने अपने चैम्बर में 50 लाख रुपया का रिनोवेशन कराते हैं। जैसे मंत्री परिषद बदलता है, नया मंत्री आता है, पूरे घर को तोड़ ताड़ के नए तरीके से बना देता है। 1-1 करोड़ रुपए एक बंगले में खर्च होता है। क्या तमाशा है। इसको बंद करके दिया जा सकता है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हम आपको पूंजी देंगे और आप खड़ा कीजिए रोजगार। तो ये दूसरी चीज उन्होंने टच की है, शिक्षा, बेरोजगारी को दूर करने, और कृषि। उन्होंने कहा कि भाई कृषि के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या जरूरत है कृषि, बिना पूंजी के तो अब कृषि होगा नहीं, लैंड होल्डिंग्स भी नहीं है। हालांकि वो एक व्यापक बहस का विषय है कि आज के तारीख में मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अब लैंड रिफॉर्म्स को उस रूप में इंप्लीमेंट करना लगभग असंभव है। इसलिए अब आपको लैंड रिफॉर्म्स की जगह लैंड मैनेजमेंट की बात करिए, और वो हो सकता है, कई राज्यों ने किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कैसे दूर होता है। उड़ीसा, और मजेदार बात है कि नीतीश कुमार जी और उड़ीसा के नवीन पटनायक जी लगभग कंटेम्प्रोरी ही आए थे सरकार में। वहां एक एरिया है जिसको बोलते हैं केबीके, कोरापुट, बलांगीर, कलाहंडी। ये आधुनिक समाज पर, आधुनिक सभ्यता पर एक कलंक था। आप पुराने आर्काइव्स में उठा के पढ़ लीजिए। मुझको याद है कि बीबीसी में एक बार रिपोर्टिंग हुई थी, हृदय दहल गया था, जहां लगभग 30 से ज्यादा लोग मर गए थे। वो भूखे मर रहे थे, अनाज नहीं था खाने को, तो किसी वृक्ष के फल के सीड को बॉइल करके वो लोग खा लिए, वो जहरीला था, लोग मर गए। केबीके वो बेल्ट बोला जाता है, स्टारवेशन बेल्ट बोलते थे। और मैं कल पढ़ रहा था उड़ीसा के उस रिपोर्ट को कि वो जो केबीके रीजन है, वो जो क्षेत्र है, कॉरिडोर है, आश्चर्यजनक रूप से वो राइस बॉल हो गया। और पूरे उड़ीसा के सभी संभागों में सबसे ज्यादा फसल, चाहे वो मक्के की हो, गेहूं की हो, वाइल्ड सीड्स की हो, अन्य चीजों की हो, उसमें कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी का शानदार प्रदर्शन हो गया। ये तो हो सकता है और हो सकता था, लेकिन यहां देखिए ना, आप कभी आर्काइव में जाके पढ़िए। एक कोई गगन प्रसाद करके एक इंजीनियर, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे बाल्मी में, उनका एक किताब में पढ़ रहा था, हिस्ट्री ऑफ कैनाल, जो सोन कैनाल बना अंग्रेजों के समय में, क्या शानदार व्यवस्था थी। और इन लोगों ने क्या किया उसका देख लीजिए। पटना से आप गया जाने के क्रम में देखिए कैनाल की क्या दुर्गति हो गई। समाज भी दोषी है। तो उन्होंने, बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं पर केंद्रित रखता हूं, तो उन्होंने तीसरी चीज कहा कि हम कृषि को न सिर्फ वायबल रखेंगे बल्कि इसको प्रॉफिटेबल भी बना देंगे। और इस तीनों वाकया ने लोगों को सीधे हिट किया, और वो कहा कि हम नहीं बदलेंगे, ये आपको बदलना होगा, हम आपसे वोट भी नहीं मांगने आए हैं। हालांकि ये तो राजनीतिक स्टैंड होता है, लेकिन कहा कि आप ही बदल सकते हैं और ये आप कर सकते हैं, आप लोग आइए। तो ये जो एक नई खेप आई है, इसने बिहार के समाज में, खास करके जो ग्रामीण समाज है और वो समाज जो थोड़ा सा मार्जिनलाइज्ड है, शहरों में इसका इंपैक्ट अभी नहीं पता चल रहा है बहुत लोगों को, लेकिन ये एक साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन की तरह चल रहा है। हो सकता है बहुत सारे राजनीतिक दल हमसे इत्तेफाक नहीं भी रखते हो, लेकिन याद रखिए कि तथ्य और हकीकत को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आप साफ हो जाइएगा।
इसलिए राजनीतिक दलों को, चाहे वो कोई दल हो, 3 चीज को जरूर याद रखना चाहिए। पहला, आपका जो पानी है ना, उसको चेंज करते रहिए। दुष्यंत जी एक बहुत महान कवि हुए, उन्होंने एक बार कभी कहा था कि अगर वो तालाब का पानी नहीं बदला जाए तो कमल जो है ना कुंभला जाता है। तो राजनीतिक दलों में नए लोग, नया जनरेशन, नीचे से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, या उनको ये उम्मीद नहीं रहेगी कि हम भी आ सकते हैं, तो आप यकीन रखिए कि आपका लाइफ साइकिल 40-50 वर्ष से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस इतना दिन तक इसलिए जिंदा रहा कि वो प्रोसेस चला था। और देख लीजिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी की पदयात्रा ने, और जिस तरह से लोगों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया, पूरा रिवाइवल होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी के मणिपुर से लेके, रायबरेली से लेके हाथरस, और जो उनका इस बार में नया रूप देखा है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व का होश उड़ा हुआ है। तो ये हो सकता है। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, वक्त के साथ आपको बदलना होगा। पर्सनालिटी कल्ट से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे वो सुबह से शाम तक आपका स्तुति गान करते रहेंगे। महाभारत में विदुर जी ने कहा था कि अगर मंत्री झूठ बोलने लगे, मंत्री से मेरा मतलब आपके सलाहकार झूठ बोलने लगे, तो समझिए राजा का समय ठीक नहीं है। इसलिए निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। दूसरी चीज, समालोचना और तथ्यों को सुनने का धैर्य और साहस रहना चाहिए। और तीसरी और अंतिम चीज ये कि टेक्नोलॉजी का बदलते हुए समय में आ रहे परिवर्तन का, ट्रेंड्स का हृदय से स्वागत करिए, क्योंकि कहता है कि परिवर्तन एक ऐसा चीज है जो अस्थायी है। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज स्टेबल। और जब परिवर्तन होता है तो 3 रास्ते होते हैं आदमी के पास। पहला रास्ता, उसको रोकिए, परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते, आप मिट जाइएगा। दूसरा, आप साइड हट जाइए, परिवर्तन निकल जाएगा, आप वहीं रह जाइएगा। और तीसरा, परिवर्तन की गाड़ी पर दौड़ के सवार हो जाइए। तो यू कैन नॉट डिनाई द चेंज। राजनीतिक दलों को समाज के अंदर नीचे से जो एस्पिरेशंस नई पीढ़ी के लोगों में, गरीब तबकों में, अभिवंचित वर्गों में, इंटरनेट वगैरह और सूचना के माने जिसको बोलते हैं कि बाढ़ आई हुई है, उसके कारण जो जगह है उसको आप रोक नहीं सकते। तो इस परिवर्तन को आपको अपने दल में, अपने संगठन में, अपने विचार में, आपके क्रियाकलाप में, आपके व्यवहार में समावेशित करना होगा, और तभी आप सरवाइव कीजिएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।